आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रियंका तोड़ी और रिजवान उर रहमान की कहानी, जिसकी कहानी ने प्यार और विश्वास पर कई सवाल खड़े कर दिए। प्रियंका और रिजवान दोनों की मुलाकात तब हुई जब प्रियंका ने ग्राफिक्स सीखने के लिए कोलकाता के एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। रिजवान वहां ग्राफिक्स की क्लास ले लिया करते थे। प्रियंका की उम्र उस वक्त कोई 23 साल की थी, जबकि रिजवान की उम्र 27 साल की थी। उम्र का फासला कम होने की वजह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि दोनों जानते थे कि दोनों परिवारों के बीच एक बड़ा फासला है। प्रियंका हिंदू और कोलकाता के बड़े बिजनेसमैन लक्स इंडस्ट्री के मालिक की बेटी थी, जबकि रिजवान और रहमान एक साधारण मुस्लिम परिवार का बेटा, जिसका परिवार कोलकाता में एक चाल में रहता था। दोनों को पता था कि घरवाले उनके रिश्ते और शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, खासकर प्रियंका के घरवाले। शुरुआत में तो उन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्यार में पड़ना या उसे रोकना उनके बस में नहीं था। दोनों ने छुपकर 18 अगस्त 2007 को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोलकाता में शादी कर ली। हालांकि दोनों ने अपने घरवालों से इस बात को छुपा कर रखा था, लेकिन इसके बाद भी प्रियंका अपने पिता के घर पर ही रह रही थी। 31 अगस्त को प्रियंका अपने पिता की कोठी छोड़कर रिजवान के मामूली से घर में रहने के लिए आ गई और अपने पिता अशोक तोड़ी को फोन पर शादी की सूचना दे दी। मगर कुछ दिनों के बाद रिजवान ने अपने भाइयों और मां को बता दिया कि उसने प्रियंका से शादी कर ली है। हालांकि उसके भाई रिजवान से बहुत नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने प्रियंका को घर लाने की इजाजत दे दी। दोनों ने शादी तो कर ली थी, लेकिन आगे का रास्ता आसान बिल्कुल भी नहीं था। अब दोनों को ये समझ आ चुका था कि अशोक तोड़ी उन्हें अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रिजवान और उनके परिवार को धमकियां मिलने लगी थी। रिजवान की फैमिली जहां रहती थी वो कोलकाता से पिछड़े और गरीब इलाके में से था। प्रियंका के घर वालों को इस बात का पता चला तो पहले उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी ने दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली है। मगर सब कुछ पता चलते ही प्रियंका के पिता अशोक तोड़ी, भाई और मामा ने रिजवान के घर जाकर प्रियंका को समझाया कि वो उनके साथ घर वापस चले। यहाँ तक कि प्रियंका के पिता रिजवान के घर रात भर रुके भी, लेकिन प्रियंका ने उनकी बात नहीं मानी। आखिर में उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। प्रियंका रिजवान के घर रह तो गई, लेकिन वो अपने और रिजवान के ऊपर आने वाले खतरे को भांप गई थी। इसलिए उसने एक एप्लीकेशन लिखी कि उसने परिवार वालों और धर्म के खिलाफ जाकर शादी की है, इसलिए उसकी और रिजवान की जान को खतरा है। हम पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। ये लेटर उन्होंने जैसे ही पुलिस स्टेशन में दिया, पुलिस प्रियंका और रिजवान के मदद करने की बजाय प्रियंका के पिता की तरफ हो गई। पुलिस डेली बेसिस पर प्रियंका और रिजवान को उनके घर वालों को परेशान करने लगी। रिजवान को धमकी दी गई कि लड़की को वो वापस उसके घर भेज दो, नहीं तो हम तुम्हें झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में डाल देंगे। इसके बावजूद रिजवान और प्रियंका अपने फैसले पर कायम रहे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि रिजवान धर्म परिवर्तन के लिए तैयार थे, इस शर्त पर कि इसके बाद उन्हें शांति से एक दूसरे के साथ रहने दिया जाए। 7 सितंबर को अशोक तोड़ी के भाई प्रदीप तोड़ी ने पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी से मुलाकात की। इसके बाद तोड़ी परिवार की ओर से डीसीपी अजय कुमार को एक आवेदन दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रियंका को रिजवान ने जबरन अपने घर में रखा हुआ है। इसके बाद डीसीपी अजय कुमार ने रिजवान को धमकाया था कि गिरफ्तार नहीं होना चाहते हो तो प्रियंका को एक हफ्ते के लिए उनके पिता के घर भेज दें। 8 सितंबर को प्रियंका तोड़ी को यह खबर दी गई कि उनके पिता अशोक तोड़ी बीमार हैं और प्रियंका से मिलना चाहते हैं। अशोक तोड़ी के रिश्तेदार अनिल सारावगी ने रिजवान और प्रियंका को इस बात का भरोसा दिया कि वो प्रियंका को एक हफ्ते के बाद वापस भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका को एक षड्यंत्र के तहत पिता के बीमार होने की खबर देकर घर बुलाया गया था। उन्हें एक हफ्ते के बाद वापस लौटना था, लेकिन वो वापस नहीं आई। प्रियंका जैसे ही मायके पहुंची उससे उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसे लगभग कैद कर लिया गया था। 8 दिन बाद जब प्रियंका नहीं लौटी तो रिजवान परेशान होने लगा।
किसी तरह मौका देखकर प्रियंका ने चुपके से रिजवान को फोन किया और उसे पूरी बात बताई। फोन पर प्रियंका ने रिजवान से रोते हुए कहा, मेरा इंतजार करना, मुझे भूलना मत, चाहे महीने लग जाएं, साल लग जाएं, लेकिन तुम मुझे भुलाना मत। रिजवान ने इधर से वादा किया कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रियंका को रिजवान से बात करने की इजाजत नहीं थी। दोनों की आखिरी बार बात 11 सितंबर को हुई थी। इसके बाद रिजवान ने प्रियंका की आवाज फिर कभी नहीं सुनी। शायद वो आखिरी बार था जब दोनों ने बात की थी। 11 सितंबर 2007 को प्रियंका से बात करने के बाद रिजवान प्रियंका को वापस लाने की कोशिश करने लगा। 19 सितंबर को रिजवान ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को चिट्ठी भेजी, जिसमें उसने लिखा, मैं एक भारत का एक संजीदा और ईमानदार नागरिक हूं। मैंने हमेशा संविधान की इज्जत की है। नागरिक होने के नाते हमने कानून के रास्ते जाकर एक दूसरे से शादी की। प्लीज मुझे मेरी बीवी से मिलवाने की मदद की जाए। इस चिट्ठी का लिखने के महज 2 दिन बाद 21 सितंबर 2007 को दमदम इलाके में रेलवे ट्रैक पर रिजवान उल रहमान की लाश मिली। रिजवान के सिर के पीछे चोट का गहरा निशान था। जिस इलाके में यह लाश मिली थी वहां से प्रियंका का घर थोड़ी ही दूर था। रिजवान की मौत के बाद कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुए। अफवाह फैली कि बिना पोस्टमार्टम के ही पुलिस ने ये कहा कि रिजवान ने खुदकुशी की है। यहाँ तक बात फैली कि रिजवान की लाश को मोर्चरी से गायब कर दिया गया है ताकि पुलिस मामले की जांच को गुमराह कर सके और सबूत मिटाए जा सके। इसके बाद लोग और नाराज हो गए। भीड़ ने कारों और बसों पर पथरावबाजी शुरू कर दी। लोगों के गुस्से में कुछ अधिकारी जख्मी भी हुए। रिजवान की फैमिली और मां ने शिकायत की कि उन्हें बेटे ने खुदकुशी नहीं की है, यह मर्डर है और उसे कई दिनों से जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। उस समय कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे प्रसून मुखर्जी। उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि 23 साल तक उन्होंने माँ बाप ने प्रियंका को पाला, उसकी देखभाल की। एक सुबह अगर परिवार को यह पता लगता है कि उनकी बेटी घर छोड़कर किसी अनजान लड़के के साथ जिंदगी बसर करने चली गई है तो माँ बाप ये मंजूर नहीं कर सकते। इस बयान के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे मृदुदेव भट्टाचार्य। उनकी सरकार के ऊपर इस केस की निष्पक्ष जांच करने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का जबरदस्त दबाव था। इसी दबाव में अशोक तोड़ी गिरफ्तार किए गए, लेकिन फिर जमानत पर छूट गए। दबाव के बाद कमिश्नर प्रसून मुखर्जी और पुलिस विभाग के 4 सीनियर अधिकारियों को हटा दिया गया। जांच सीबीआई के पास गई। हालांकि यहां भी आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बनाया गया था, जबकि रिजवान के परिवार का कहना था कि उसकी हत्या की गई है। रिजवान किसी कीमत पर आत्महत्या कर ही नहीं सकता था। इतना सब होने के बाद ना तो प्रियंका का कोई बयान आया और ना ही वो मीडिया के सामने आई। अचानक जब प्रियंका का बयान आया तो सब दंग रह गए। प्रियंका ने कहा कि रिजवान अपने परिवार की वजह से परेशान था। उसने रिजवान के भाई रुकबान उर रहमान और अपने पति के एक दोस्त पप्पू पर उसकी हत्या का शक जताया। यहाँ तक कि प्रियंका ने धमकी दी कि दिए जाने और खुद पर दबाव बनाए जाने वाली बातों से भी इनकार कर दिया। उसका कहना था कि रुकबान ने उसके और उसके परिवार के बारे में झूठ बोला है। इकलौते गवाह की लाश मिली। कोर्ट के आदेश पर चला फिर मर्डर का केस। जी हाँ, केस का इकलौता गवाह रेलवे पुलिस का सिपाही अरदीम मन्ना था, जिसने कहा था कि रिजवान ने खुदकुशी नहीं की थी। वो ड्राइव करके जा रहा था। रेलवे ट्रैक पर गाड़ी के टकराने या कूदते हुए उसने किसी को नहीं देखा था। रिजवान की मौत के करीब 1.5 साल के बाद अरदीम मन्ना की लाश भी उसी रेलवे ट्रैक पर मिली। पुलिस ने बिना किसी जांच के डिक्लेयर कर दिया कि अरिंदम मन्ना ने सुसाइड किया है। सीबीआई जांच में भी अरिंदम मन्ना की मौत को सुसाइड ही बताया गया, लेकिन 2010 में कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा कि इस मामले में मर्डर केस दर्ज कर तफ्तीश की जाए।
जिसके बाद ही सीबीआई ने अशोक तोड़ी के अलावा उनके भाई प्रदीप, रिश्तेदार अनिल और रिजवान के दोस्त मोयुद्दीन के नाम चार्जशीट दाखिल की और उन पर हत्या की बजाय आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चला। कुछ पुलिस अधिकारियों ने नाम भी सामने आए हैं। रिजवान के घर वालों का कहना है कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। बाद में प्रियंका तोड़ी कई पब्लिक प्रोग्राम और अवार्ड फंक्शंस में नजर आई। लक्स इंडस्ट्री के वेबसाइट के मुताबिक प्रियंका आज लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के एड डिपार्टमेंट की हेड है। तो ये थी प्रियंका और रिजवान की प्यार की कहानी।